Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandari and welcome you all to the chapter number second, CS Executive Company Law और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 13। सो बिल्कुल सही 12 पार्ट्स हम यहाँ पे बना चुके हैं ऑलरेडी। अब 13th के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेयर एंड शेयर कैपिटल। आपको पता है मुझे अभी अभी कुछ देर पहले एक फीडबैक आया जिसमें कहना था कि सर जिस तरीके से आप ये कवर करा रहे हैं ना, इट इज रियली अप्रिशिएटेबल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप बहुत ध्यान रख रहे हैं स्टूडेंट का कि वो बोर भी ना हो। ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं एक एक घंटे के, आई थिंक उससे स्टूडेंट को एक इजीनेस मिलती है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और मैं जब पढ़ाता हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट जो है, मान लो मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे कैसा लगेगा अगर मुझे देखते ही पता चले 3 घंटे की वीडियो है या लेट्स से 2.5 घंटे की वीडियो है। तो मुझे थोड़ा सा, शायद मैं तो यही मानता हूँ कि मुझे तो लगेगा यार 3 घंटे की अगर सारी सारी वीडियोस हैं तो मेरे पास एक दिन में सफिशिएंट समय होना चाहिए अगर मैं उनको देखना चाहता हूँ। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा क्या, अगर छोटे छोटे वीडियोस हैं, टॉपिक्स भी कवर होते जा रहे हैं और ठीक है बोरियत, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसे ही देखते हैं ना चीजें, तो बहुत बार इसको लाइवली रखना बहुत जरूरी होता है। और कंपनी लॉ क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आप में ये हमारी एक लाइफ लाइन है। विदाउट कंपनी लॉ कंपनी सेक्रेटरी इज नथिंग। तो इन दैट केस हमें बहुत ही ध्यान से इसको समझना है और इसकी हर से छोटी चीज पे अपना ध्यान जो है वो फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए अब 13 नंबर पार्ट पे हम बात करनी स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ माइनर। बिकॉज हम डिवेंचर्स तक बात कर चुके थे। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ चैप्टर नंबर 2 नहीं है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। तो हम फॉर्चुनेटली सारे पार्ट्स कवर करते जा रहे हैं। फिलहाल हम पार्ट नंबर ई पे हैं जो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करता है। और आप जानते हैं कि वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। क्योंकि ये क्या है कि अगर हम मॉड्यूल इग्नोर कर देते हैं ना, तो फिर चाहे कैसे और किसी के भी नोट्स में दिक्कत आनी ही है पक्का। बट अगर मॉड्यूल के इनलाइन पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्कैनर, ऑटोमेटिकली हमारा पास क्वेश्चंस, ये सब कवर हो जाते हैं। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा ना सारे सब्जेक्ट फाइनल के। तो आई थिंक इतना इतने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, अगर आपने ये नोट्स देख लिए तो आई थिंक दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बीच में फर्क है, ये आप पिछली क्लासेस में भी आपको मैं समझा चुका हूँ। आज हम आगे बढ़ेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ माइनर। माइनर के बारे में अगर हम बात करें, सो जनरली एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं कि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जेंडर मैटर नहीं करता, मेल फीमेल, बट 18 साल से कम की उम्र है जिसकी, तो उसको आप कैटेगराइज कर देते हैं एज एन माइनर। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी है तो माइनर को अलाउड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता उनका। बट मैं देखता हूँ कि जो माइनर होते हैं वो इस तरीके से कार या स्कूटी या बाइक चला रहे होते हैं एज एफ वो एक्सपर्ट हैं। कभी कभी मैंने देखा है वो दोनों हाथ छोड़ देते हैं और कभी एक हाथ भी छोड़ देते हैं और चला रहे होते हैं बाइक। सो आई थिंक इलीगल तो है ही, अनलॉफुल है ही, उन्हें सबसे ज्यादा इसका खतरा है। पर मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो चलिए अब हम बात करनी स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन फिलहाल के लिए ये है जो आज हमारे सामने है कि क्या शेयर्स जो है वो माइनर के नाम पे ट्रांसफर हो सकते हैं क्या। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अब जानते हैं कि एग्जांपल्स में मेरा बहुत फोकस रहता है। मतलब मेरे जब आप बात सुनते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, आप देखेंगे एग्जांपल्स में बहुत ध्यान देता हूँ। बिकॉज आपने अगर एग्जाम्पल समझ लिया ना, तो कंसेप्ट समझने में आपको देरी नहीं होगी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या माइनर के नाम पे शेयर्स दिए जा सकते हैं कि नहीं। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा था ये कह के कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी लिमिटेड है और इस कंपनी में इस समय जो शेयर होल्डर है उसका नाम एक्स है। नाउ एक्स जो है वो अपने शेयर्स एम को ट्रांसफर करना चाहता है। एम डिनोट्स माइनर। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी 18 साल से एज कम है। तो सवाल ये है क्या एक्स अपने शेयर्स माइनर को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम्पल आपके सामने रखा। बाकी तो चलिए जो बात कही सो कही, बट ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस माइनर के नाम पे नहीं बन सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में माइनर को करनी अलाउड नहीं है। और उनमें से एक ये है कि माइनर किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता। सो देयर इज एन एक्ट जो आप पढ़ेंगे या आपने पहले भी हो सकता है पढ़ा हो, कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है 1872, बट आज तक चल रहा है। जब तक मैं आपसे
ये बात कर रहा हूं तब तक वो एक्ट अवेलेबल है, वही चल रहा है, पुराना एक्ट है। तो उसमें साफ साफ कहा गया कि कोई भी इंसान जिसकी 18 साल से उम्र कम है वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और जब भी आप जानते हैं कि शेयर्स कंपनी में लिए या दिए जाते हैं, चाहे ट्रांसफर हो चाहे अलॉटमेंट हो, जो बंदे हैं जिनको शेयर्स मिल रहे हैं उनको साइन करना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि बिना साइन करे हुए डॉक्यूमेंट्स को आपके नाम पे शेयर्स अलॉट नहीं करे जा सकते। अब माइनर को तो ये कह दिया गया कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो वो ऑब्वियसली किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन नहीं कर सकता। बिकॉज आप देखो, कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसी तरीके से शेयर्स का भी एक फॉर्म है जो आपको याद होगा, मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में, SH4 करके शेयर ट्रांसफर का। तो उसमें ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों साइन करते हैं। तो माइनर क्योंकि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो शेयर्स वो नहीं ले सकता। बट इसका मतलब कोई ये ना निकाले, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब कोई ये ना निकाले कि माइनर के नाम पे शेयर्स नहीं हो सकते। माइनर खुद साइन नहीं कर सकता, बट माइनर के बिहाफ पे उसका गार्जियन जो है वो माइनर के लिए जहां भी साइन वगैरह करना है कर सकता है। तो इन दी एंड ऑफ द डे अगर हम ये कहते हैं कि माइनर जो है वो साइन नहीं कर सकता, बट माइनर के बिहाफ पे उनका गार्जियन जो है वो साइन कर सकते हैं, दैट शुड बी ओके। जैसे कि बैंक है, तो बैंक में चेक बुक माइनर को नहीं मिलती है, बिकॉज चेक पे साइन माइनर नहीं कर सकते। पर अगर पेरेंट्स चाहें तो एज एन गार्जियन बन सकते हैं। गार्जियन मतलब वो मेक श्योर करेंगे कि माइनर जो एक्टिविटी है या जो भी माइनर काम कर रहा है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे करें। तो आइए देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो इन इंडिया a minor is not competent to enter into any contract। not competent मतलब माइनर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्टी बन सके, बिकॉज उसकी उम्र 18 साल से कम है। आई थिंक इसके पीछे यहाँ रीजन तो नहीं लिखा, बट अगर सवाल है कि ऐसा क्यों है, तो देखिए एक एज है और एक एज के साथ चीजें जो होती हैं वो हमें जल्दी समझ में आने लगती हैं। जैसे कि आज जब आप ये सेशन देख रहे हैं, जो भी आपकी एज है, अभी हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, हमें लगता है ठीक है यार, मतलब इसमें क्या है, वो कुछ खास मेरे लिए थोड़े कर रहे हैं, इट इज ओके। बट जब वही चीज अपने पे आएगी तो हम रियलाइज करेंगे, आज भी वो चीज हम देख रहे हैं बट उसको हम फील नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उस चीज का भी एहसास नहीं है और हमारी एज वो नहीं है कि हमें वो सब चीजें उतनी डिटेल में समझ में आए। सो विद एज अ पर्सन ग्रोज, और ग्रोथ के साथ साथ एक्सपीरियंस भी उसको आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे रखा गया है। सो माइनर जब तक 18 साल से कम है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a person who has attained the age of majority is only competent to contract। There is however no objection in law to the guardian। There is however, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, there is however no objection in law to guardian of the minor entering into contract on behalf of minor। तो माइनर नहीं साइन कर सकता, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पर माइनर के बिहाफ पे अगर उसका गार्जियन जो है वो चाहे तो साइन कर सकता है। तो माइनर अपने आप कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर नहीं कर सकता, पर माइनर गार्जियन के थ्रू बहुत सारे काम कर सकता है। और गार्जियन ऑब्वियसली मेजर होगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई रिलेटिव्स हो, चाहे भाई बहन हो। तो गार्जियन मतलब कोई भी एडर्ली जो सीनियर है। Since Section 56 of the Companies Act enables execution of transfer deed by or on behalf of the transferor or transferee, the transfer deed can be executed by the minor through his natural guardian as transferee, and the contract to enter into by the minor through his natural guardian is binding and valid। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कह दूं तो ये गलत नहीं होगा कि माइनर अपने नाम पे शेयर्स जो है वो ले नहीं सकता, बिकॉज वो माइनर है। बट अगर डॉक्यूमेंटेशन की साइनिंग की बात आती है तो माइनर जो है वो साइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसकी उम्र जो है 18 साल से कम है। बट अगर वो चाहे तो अपने गार्जियन को एंगेज कर सकता है। गार्जियन कैन बी द पेरेंट्स, और जैसे कि मैंने कहा फैमिली में कोई सीनियर मेंबर हो जो माइनर के बिहाफ पे जगह जगह साइन कर सकते हैं, और जहां पे उन्होंने साइन किया है यही माना जाएगा कि एज एफ जो माइनर है वो उन सब चीजों से बाइंड है, माइनर ने उन सब चीजों को मान लिया है। तो ये इस तरीके से चलेगा। मैं यहाँ पे ये भी समझाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए कि एक कंपनी है, अगेन एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी है, एबीसी लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, जो आप चाहे लिख सकते हैं। जैसा मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ कि जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगा जब तक मैं अलग से कुछ ना कहूँ, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो एग्जाम्पल एक जैसे ही उन पे एप्लीकेबल होगा,
है ना। जैसे होता है ना कि प्राइवेट कंपनी में रूल्स थोड़े कम होते हैं जबकि पब्लिक कंपनी में रूल्स ज्यादा होते हैं। बट जो मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा आपको या इससे पहले दे चुका हूं, तो पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी, बस आपको उसको सुनना है। अब वही एग्जाम्पल पब्लिक पे भी एप्लीकेबल होगा, वही प्राइवेट पे भी होगा। अगर कोई एग्जाम्पल मैं ऐसा यहाँ पे दे रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पे है, तो मैं लिख दूंगा कि ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर ही है। या अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ लिमिटेड कंपनी के ऊपर है, तो मैं लिख दूंगा कि ये सिर्फ लिमिटेड कंपनी के ऊपर हो सकता है। बट जैसे अब जब माइनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट डज नॉट रियली मैटर, इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि जो माइनर है वो उसके पर्सपेक्टिव से लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कंपनी है जो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। अब कहा क्या जा रहा है कि उसके अंदर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स, और एक्स अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करना चाहता है, जो मैंने ऊपर भी कहा, माइनर को। तो टेक्निकली तो वो नहीं कर सकता क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई कर ही नहीं सकता। हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी उधर नहीं जाना चाहता, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बहुत, मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट मैंने 25 से 30 बार पढ़ाया होगा बच्चों को। तो वॉइड ab initio करके एक वर्ड होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, वो हो जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर आर वॉइड ab initio। ab initio मतलब शुरू से ही गलत है। एक तो ऐसी चीज होती है कि हम कर सकते हैं बट हमने गलत तरीके से उसको किया, तो ऑब्वियसली वो गलत हो गई। बट एक चीज ऐसी है जो हम कर ही नहीं सकते, इसमें यही नहीं है कि ये पैटर्न सही है या ये तरीका सही है, हम कर ही नहीं सकते। सो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉइड ab initio, which is wrong, स्टार्टिंग से ही गलत है, फ्रॉम द बिगनिंग ही गलत है। तो भाई माइनर तो साइन नहीं कर सकता। आप जानते हैं जो शेयर्स दे रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स, उसका नाम होगा ट्रांसफरर, और जिसको ये शेयर्स ट्रांसफर करे जा रहे हैं वो होगा ट्रांसफरी। ऐसे भी कह सकते हैं जो सेलर है, जो शेयर्स बेच रहा है, वो ट्रांसफरर है, जो बायर है, जो शेयर्स खरीद रहा है, वो ट्रांसफरी है। ठीक है, तो एक्स शेयर्स देना चाहता है, माइनर खरीदना चाहता है, बट जैसे कि मैंने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर क्या कर सकता है, अपने पेरेंट्स को, अपने घर के बड़ों को कह सकता है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की हेल्प करें, यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दे माइनर के बिहाफ पे, तो वो जो चीजें माइनर अकेले नहीं कर पा रहा था, अगर उसका किसी फैमिली मेंबर का उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो ये काम कर सकता है। इन द सेंस कि एक्स जो है वो माइनर को शेयर दे सकता है और माइनर शेयर ले सकता है, बट माइनर नहीं साइन करेगा। माइनर के बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे उसके पेरेंट्स यानी व्हाटएवर फादर, मदर और मे बी फैमिली मेंबर, वो कोई साइन करेगा माइनर के बिहाफ पे, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगी। एज इफ माना जाएगा कि जो माइनर उसको शेयर मिल गए हैं, बट अगर माइनर खुद चाहे ये करना, सो ही और शी कैन नॉट डू दैट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म को शेयर्स नहीं ट्रांसफर हो सकते। लिखा है फर्म इज नॉट अ पर्सन एज सच इज नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप। शेयर्स उसी को दिए जा सकते हैं जो पर्सन है। पर्सन का मतलब क्या है, जैसे कि आप हैं, मैं हूं, या कंपनी है। कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात, क्योंकि अभी तो देखिए हम शेयर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा सारा डिस्कशन जो है वो इन्हीं लाइंस पे चल रहा है। बट आगे सवाल ये भी आएगा कि क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में, ध्यान से सुनिए, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है? इन सब चीजों के जवाब सवाल करेंगे, बट फिलहाल तो हमारा जो ध्यान है, क्योंकि वो शेयर्स की तरफ है, तो आपने कह दिया जो पार्टनरशिप फर्म है वो किसी कंपनी में शेयर्स नहीं ओन कर सकती। रीजन पूछेंगे आप फॉर श्योर कि सर ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन के अंदर देखो, पर्सन का मतलब यही मत मानो, अभी अगर हम इंग्लिश के तौर पे बात करेंगे तो पर्सन की डेफिनेशन में हम अपने आप को या अब हम जैसे लोगों को हम इंक्लूड करेंगे। बट याद रखना है हमें कि हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं, और लॉ में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो जब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की तरफ से समझ रहे हैं, तो पर्सन के मतलब ये सारे हो सकते हैं। पर्सन का मतलब एक नेचुरल इंसान, यानी आप मैं तो हो ही सकता है। साथ साथ पर्सन की डेफिनेशन में सारे के सारे जो इनकॉर्पोरेटेड है ना, जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हैं, रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, जैसे कि कंपनी, जिनकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है। आप क्या कंपनी की जब डेफिनेशन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि कंपनी इज अ artificial person created by law having a separate legal
एग्जिस्टेंस, जबकि पार्टनर की कोई एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस कोई सेपरेट नहीं होती है। पार्टनर्स नहीं रहे तो बंद हो जाएगी पार्टनरशिप। जबकि आप जानते हैं कंपनी के साथ में एक चीज होती है जिसका नाम होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। कोई ये ना गलत फहमी में रहे कि अगर मैं इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदूंगा तो ये बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आप खरीदिए ना, नहीं खरीदे कोई बात नहीं, कंपनी तो चलती रहेगी। जबकि पार्टनरशिप में आप जानते हैं मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और अगर 2 नहीं है तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्म जो है वो शेयर होल्डर नहीं बन सकती, क्योंकि शेयर होल्डर वही बन सकते हैं जिनकी अपनी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी है, अलग पहचान है। और परपेचुअल सक्सेशन जो मैंने अभी आपको कहा, जबकि पार्टनरशिप की ना अपनी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी है, ना ही पार्टनरशिप की खुद की परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करी जाती है। तो ये जो है वो यहाँ पे कहा गया है। आगे बात करते हैं। अब सवाल वही वाला आ गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है? मतलब जैसे एक कंपनी है एबीसी, और अगेन अब मैं चाहे यहाँ पे पब्लिक लिखूं या प्राइवेट लिमिटेड लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एबीसी कंपनी जो है वो शेयर इश्यू करना चाहती है, तो क्या एबीसी कंपनी अपने शेयर XYZ को इशू कर सकती है? ये दोनों ही कंपनी है। एबीसी अपने शेयर जो है क्या XYZ को दे सकती है? एबीसी भी कंपनी है और XYZ भी कंपनी है। मतलब सवाल ये है, क्या एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी खरीद सकती है? दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस। मैंने अभी बताया कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन आएगा? जो नेचुरल हो। कंपनी नेचुरल तो नहीं है, बट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है। तो एक कंपनी के शेयर्स तो दूसरी कंपनी खरीद सकती है, बट आगे हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स में कि कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि डायरेक्टर कौन बनेगा? जो डायरेक्शन दे, जो बोल सके, जो बता सके, और कंपनी तो आर्टिफिशियल है, वो कहां से बोल सकती है? तो डायरेक्टर सिर्फ नेचुरल पर्सन बनते हैं। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि फलानी कंपनी का कोई डायरेक्टर जो है, ये यूं कह लीजिए कि एक कंपनी का कोई डायरेक्टर दूसरी कंपनी है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई जो चीज अब आप कह रहे हो कि एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी है, तो कंपनी तो बोल ही नहीं सकती ना, और डायरेक्टर्स का सारा काम तो बोलने, लिखने, पढ़ने, इन्हीं सब से होता है। क्योंकि डायरेक्टर कोई ग्राउंड लेवल पे तो जाके नहीं काम करते ना, वो तो कहीं बैठ के पॉलिसी, प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन, डिस्कशन, बोर्ड मीटिंग, ये सब करते हैं। कंपनी इनमें से कुछ नहीं कर सकती, ना अपने आप कहीं जा सकती है। खुद ही सोचो, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इन द सेंस कोई भी ये चीज है, ये मोबाइल है। अब ये मोबाइल जो है, इससे क्या आप उम्मीद करोगे कि ये क्या काम जहां मैंने रख दिया ये वहीं पे रहेगा इन द एंड ऑफ द डे? तो ये जो चीज है यहाँ पे कही गई है, समझाई गई है कि एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी ओन कर सकती है, बट जैसे कि मैंने कहा, चाहो लिख लो कि एक कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी ओन कर सकती है, बट एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। डायरेक्टर वाले पॉइंट के बारे में अभी चिंता ना करें, क्योंकि सवाल उठता, क्योंकि शेयर होल्डर और डायरेक्टर से ही कंपनी चलती है और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो लगे हाथ मैंने उसका जवाब दे दिया। डायरेक्टर वाले जब चैप्टर में जाएंगे तो फिर तो हम बात करेंगे, आप जानते हैं, छोड़ना मैंने कुछ भी नहीं है। तो लिखा है एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, तो चाहे आप इनकॉर्पोरेटेड का हो चाहे रजिस्टर्ड का हो, बात एक ही है। Body being a legal person can acquire securities in its own name. Where a company is a transferee, the following documents are required to be submitted to the company: a certified true copy of the board resolution, a certified true copy of the memorandum and articles of the company. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। मैंने आपको याद भी दिलाया था कि मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। बट फिलहाल जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो ये है, जो मैं लिख के आपको समझाना चाहता हूँ, या मैं ऐसे कह दूं, चलिए यहीं पे अगर मैं ये बात ऐसे लिख दूं कि भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि देयर इज अ कंपनी, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी लिखा था बट साफ कर दिया दोबारा से समझाने के लिए, एबीसी है और एबीसी अपने शेयर्स XYZ को देना चाहती है, या यूं कह दीजिए कि XYZ जो है वो एबीसी के शेयर्स खरीदना चाहती है। सो ये वाली कंपनी एबीसी इज द सेलर, उस अपने शेयर्स बेचना चाहती है, और XYZ जो है वो उसके शेयर्स खरीदना चाहती है, तो XYZ विल बी द कॉल्ड एज बायर, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बात करी जाए तो फॉर श्योर ये ट्रांजैक्शन अलाउड है, यू कैन डू दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बट द थिंग इज जो हमें समझना है यहाँ पे कि अगर XYZ जो कंपनी है वो शेयर्स खरीदना चाहती है एबीसी के, तो आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी अपने आप कैसे फैसला कर सकती है कि वो क्या करना चाहती है क्या नहीं? जैसे मैंने अभी कहा, फोन अगर रखा है टेबल पे, अपने आप उठ के कहीं चला जाएगा क्या? कहीं चला जाएगा? कई बच्चे तो आजकल मैंने देखा लॉक लगा के रखते हैं, मतलब लॉक लगाना वैसे वाला नहीं, एप्स पे भी लॉक लगाते हैं आजकल, मैंने देखा है गैलरी पे, एप्स पे लॉक लगाते हैं। अपने आप लग जाता है क्या? अपने आप लगता है? नहीं, मतलब हम उसको करते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि अगर XYZ ने शेयर्स लेने हैं तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डायरेक्टर्स जो होंगे वो डिसीजन लेंगे कि भाई हाँ, XYZ कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में शेयर्स परचेज करना चाहती है, पैसे देने पड़ेंगे ना इसके लिए, तो डायरेक्टर्स जो होंगे वो डिसीजन लेंगे ये वाला। तो उन्होंने यही कहा कि अगर एक कंपनी दूसरे में इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे कि XYZ इन्वेस्ट, मतलब जब पैसे दोगे तभी तो शेयर्स मिलेंगे, तो अगर XYZ जो है वो ABC, ध्यान से सुनो, ABC कंपनी अपने शेयर्स देना चाहती है, XYZ खरीदना चाहती है शेयर्स, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर XYZ कंपनी जो है वो शेयर परचेज करना चाहती है तो उसको किसका अप्रूवल लगेगा, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी को काम करने से पहले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ साथ कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो होंगे उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोविजन है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपसे पहले प्रीवियस पार्ट में बात करी थी तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि देखो भाई, अगर शेयर से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, चाहे इक्विटी है, चाहे प्रेफरेंस है, चाहे बोनस है, चाहे राइट है, चाहे ईसॉस है, चाहे स्वेट इक्विटी है, चाहे डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, कितने सब की बात करी, एक एक टॉपिक कवर कराया। आप ये नहीं कह सकते कि सर छुड़वा दिए, एक एक टॉपिक कवर कराया, एक एक प्रोविजन कवर कराया आपको। तो उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हर जगह कि सबसे पहले चेक द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में वो प्रोविजन नहीं है तो उसको अमेंड करें। तो यहाँ पे भी यही है। अब मान लो आर्टिकल्स में कंपनी के लिखा ही नहीं हुआ है कि वो इन्वेस्ट कर सकती है, दूसरी कंपनी में शेयर्स ले सकती है, तो मैं आर्टिकल्स को पहले चेंज करना पड़ेगा। तो उनका यही कहना है, जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर XYZ जो है, जो बायर है, अगर उसको ABC कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहली जो चीज चाहिए होगी वो ये कि XYZ के जो कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग करेंगे और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, कि बोर्ड तो समझ में आ गया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे फैसला। मैंने आपसे पहले भी काफी पहले बात करी थी कि देखो, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो क्या हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, भले कुछ घंटे के लिए, कुछ में भी दिनों के लिए या महीने के लिए, और हो सकता है हमें से बहुत लोग सालों के लिए भी रेजोल्यूशन लेते हो कि भाई मैं इस पूरे साल झूठ नहीं बोलूंगा, जल्दी उठूंगा, ज्यादा ध्यान से पढ़ूंगा, या जो और जिसके गोल्स हैं, मतलब ये मैं वो वाले बता रहा हूँ जो हम सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। बाकी और भी किसी के कुछ है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, कुछ भी है, क्योंकि बहुत बार हम लोग अपनी लाइफ में क्या नेगेटिव हो जाते हैं, तो वैसे नहीं, पॉजिटिव रहूंगा, है ना। तो हमने क्या किया, रेजोल्यूशन मतलब ठान लिया कि मुझे ये करना है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, याद है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, मोर देन 51%, मोर देन 75, बता तो चुका हूँ सारी बात, बट फिर भी समझा रहा हूँ कि देखो, रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी डिसीजन को अग्री कर लेना, कि मान लेना कि हाँ भाई ठीक है, मैं ये करने वाला हूँ। तो जब मैं अकेला हूँ, जो मुझे अकेले कुछ का सोचना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं खुद अकेला फैसला ले सकता हूँ। बट जब कंपनी चला रहे हैं और कंपनी के काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, तो क्या फिर सबसे पूछना पड़ेगा और मेजॉरिटी के बेसिस पे फैसला होगा। तो हमने यहाँ पे यही कहा कि अगर XYZ कंपनी ABC में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हाँ बोलेंगे, रेजोल्यूशन मतलब अपना कंसेंट देंगे कि यस कंपनी इन्वेस्ट करे, XYZ इन्वेस्ट करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिक्कत नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये कि वो जो चिट्ठी होगी, या यूं कह दीजिए जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अग्री किया होगा, हमें उस डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए होगी। दूसरा, जो XYZ है उसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे 1 पर्सन हो, चाहे स्मॉल कंपनी हो, चाहे होल्डिंग हो, चाहे सब्सिडरी हो, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे अनलिमिटेड हो, कुछ भी हो, इतने सारे नाम ले दिए मैंने समझाने के लिए कि हर कंपनी में आर्टिकल्स चाहिए आपको रहेंगे, मेमोरेंडम आपको चाहिए रहेगा, है ना, बिकॉज उससे कंपनी की फंक्शनैलिटी पता चलती है। ये इसका एक तरीका है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि
अगर हम नहीं बनाना चाहते आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम तो और भी तरीके हैं, बट फिलहाल तो यही समझिए कि हमें ये चाहिए रहेगा। तो अगर XYZ कंपनी एबीसी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो XYZ के डायरेक्टर्स ने अग्री किया है, उसका एक लेटर चाहिए रहेगा हमें। और जो XYZ कंपनी के आर्टिकल्स है मेमोरेंडम में जहां पे लिखा है कि XYZ किसी भी कंपनी में शेयर खरीद सकती है, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए रहेगी, तभी एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स परचेज कर सकती है, या यूं कह दीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी की तभी शेयर होल्डर बन सकती है। पोजीशन ऑफ ट्रांसफरर क्या है, देखो 2 लाइनों को मुझे कितना समझाना पड़ा जिससे आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग के अंदर। अब जब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एंड है, बट मैं कह रहा हूं कि बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों किसी भी तरीके का रिस्क लें। पोजीशन ऑफ ट्रांसफरर, व्हेन अ ट्रांसफरर मेक्स अ ट्रांसफर, he makes an implied representation that the transfer will be registered by the company in the name of the transferee in the place of transfer. If the company refused to register the transfer for no fault or default of the transferee, the transferor by reason of shares continuing to be standing in his name will, in cases where he has received consideration for transfer, be treated as a trustee for transferee. मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या, वही वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा बट समझाऊंगा। एग्जाम्पल मेरे हो सकते हैं, हर एग्जाम्पल आप देखें जितने भी देख के आए हैं और जितने देखने बाकी हैं, हो सकता है एग्जाम्पल एबीसी या XYZ से स्टार्ट हो, बट वो सेम नहीं होंगे, हमेशा वो अलग होंगे। ये सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे कोई बड़ी सी कंपनी का नाम लिखूं और फिर इसको समझाऊं, आपको भी लिखने में ज्यादा लिखना पड़े, मैं आपसे मेहनत नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरी बात सुने। जब आप मुझे 1-1.5 घंटा जो भी जितना भी दिन में क्लासेस देख रहे हैं, तो बस आप वो जो समय है जो आप क्लासेस में लगा रहे हैं वो मेरा हो, वो मुझे आप दें। आप ना व्हाट्सएप करें, ना इंस्टाग्राम चलाएं, ना फेसबुक, ना कुछ और, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो ये एबीसी कंपनी है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स, और अब ये इंडिविजुअल है, कंपनी की बात ऊपर खत्म हो गई। तो एक कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर एक से दूसरी कंपनी हो रही थी वो नहीं, अब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो एक कंपनी है एबीसी, अब चाहे इसको आप लिमिटेड भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखिए, इस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे दोनों में से कोई भी एंटिटी का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो ये जो एबीसी कंपनी है इसका एक शेयर होल्डर है। तो इस तरीके से अगर मैं ये समझा दूं कि भाई अगर 2 पार्टीज हैं एक्स एंड वाई, और अगर एक्स जो है अपना शेयर वाई को ट्रांसफर करने की बात करता है, पूरा प्रोसेस प्रीवियस क्लासेस में समझ के आ चुके हैं कि कैसे SH4 होगा, दोनों को साइन करना होगा, फॉर्म भी दिखाया था, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करी थी, याद है, एडेसिव स्टैम्प, इंटरेस्ट स्टैम्प, 100 रुपए पे 25 पैसे के स्टैम्प, कैलकुलेशन समझाया था आपको सारा। तो एक्स ने सारा साइन करके वाई को दे दिया, वाई ने भी साइन कर दिया और कंपनी भेज दिया। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब कंपनी भेजा, और जो कंपनी है जिसमें एक्स अपने शेयर्स वाई को दे रहा है वो एबीसी है, तो कंपनी में हमने वो भेज दिया कि भाई हम अपने शेयर एक्स होने के नाते वाई को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब कंपनी ने क्या किया कि वहां पे यूं कह दीजिए कि भाई वाई के नाम पे जो ट्रांसफर था वो रजिस्टर नहीं किया, जिसमें ये बताया जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें साफ साफ लिखा है नो फॉल्ट ऑफ ट्रांसफर, लिखा है ना, फॉर नो फॉल्ट ऑफ ट्रांसफर। कंपनी एबीसी ने एक्स के जो शेयर्स थे वो वाई के नाम पे ट्रांसफर कर देने चाहिए थे, बट फॉर सम रीजन जिसमें वाई की कोई गलती नहीं है, कंपनी ने ये ट्रांसफर नहीं किया। और मैं इसको समझाने के लिए कह दूं कि मान लो इस बीच डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इस बीच डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो अगर जो एक कंपनी है एबीसी, अगर उसने अपना रजिस्टर अपडेट किया होता तो डिविडेंड किसको मिलता, वाई को मिलता, क्योंकि वाई जो है वो सारे पैसे एक्स को दे चुका है, एक्स ने ट्रांसफर वाई के नाम पे कर दिया है। बट क्योंकि कंपनी ने एबीसी ने वाई के नाम पे ट्रांसफर नहीं किए शेयर्स, तो ये डिविडेंड किसको मिल गया, एक्स को मिल गया, जबकि मिलना किसको चाहिए था, वाई को मिलना चाहिए था। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से एक पार्टी यानी एक्स अपने शेयर वाई यानी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करती है, और ये जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है कंपनी के पास भेजे जाते हैं, कंपनी किसी भी वजह से जिसमें वाई की जो ट्रांसफर है, जिसको ये शेयर मिल रहे हैं, जिसने शेयर खरीदे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, बट कंपनी फिर भी उन ट्रांसफर को रजिस्टर करने में देरी करती है, मना करती है, और इसके बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी कर देती है। और क्योंकि उस समय जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो शेयर होल्डर कौन था कंपनी के बुक्स में, एक्स था, जबकि होना किसको चाहिए था, वाई की तो गलती नहीं थी, वाई को होना चाहिए था शेयर होल्डर। तो कंपनी बुक्स में क्योंकि एक्स शेयर होल्डर था, तो सारा डिविडेंड जो है कंपनी ने एक्स को दे दिया, जो कि वाई को मिलना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा होता है, 1% भी ऐसा हो जाता है अगर, तो जो एक्स को डिविडेंड मिला है, एक्स क्या करेगा, उसको अपने पास रखेगा, उसका डिविडेंड नहीं है,
एक्स उसको अपने पास रखेगा और वाई को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि शेयर्स तो एक्स ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है ना भाई, एक्स को शेयर्स के पैसे चाहिए थे वो वाई दे चुका है। अब मान लो चलो ऐसे समझो एक्स और वाई ने दोनों ने शेयर ट्रांसफर डीड 1 मार्च 2020 को साइन कर दी, कंपनी भेज दी। अब मान लो 1 महीना 2 महीना, मान लो कि 31 मार्च को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, भाई 1 महीने में तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, कंपनी 1 मार्च को इन दोनों ने साइन करके भेज दिया था SH4 जो डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर का, तो 30 मार्च 31 मार्च तक तो हो जाना चाहिए था ये ट्रांसफर, बट नहीं हुआ और कंपनी ने 1 मई को 1 अप्रैल को 1 मार्च को ये बेसिकली दोनों ने साइन करके कंपनी को भेजा, और कंपनी ने ट्रांसफर वाई के नाम पे नहीं किया, बट कंपनी ने ठीक 1 मार्च के 1 महीने बाद यानी 1 अप्रैल को डिविडेंड दिया, और क्योंकि ट्रांसफर वाई के नाम पे नहीं हुए थे शेयर, तो डिविडेंड किसको मिल गया, एक्स को मिल गया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जो डिविडेंड एक्स को मिला है वो एक्स सिर्फ अपने पास रखेगा एज अ ट्रस्टी, सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रस्टी रखेगा। देखो लिखा है ना, वी ट्रीटेड एज ट्रस्टी फॉर ट्रांसफरी, ट्रस्टी की तरीके से एक्स अपने डिविडेंड रखेगा, क्योंकि डिविडेंड पे हक किसका है, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन है, वाई, क्योंकि भाई उसकी गलती नहीं, अगर उसकी गलती होती कि वाई ने साइन नहीं किया, डेट नहीं डाली, तो हम कहते कि ठीक है भाई गलती वाई की, इस वजह से देरी हुई है, बट वाई की कोई गलती नहीं थी, वाई तो पूरे पैसे एक्स को दे चुका है और एक्स ने भेज दिया, एक्स की भी कोई गलती नहीं है। तो अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो समझाने वाली बात जो है वो ये, और वो डिविडेंड वाई की जगह एक्स को मिल जाता है, जो कि मिलना वाई को चाहिए था, क्योंकि वाई अब है शेयर होल्डर। तो हम ये कह रहे हैं जो एक्स है उस डिविडेंड को रखेगा और वाई को ट्रांसफर कर देगा, एक्स उस डिविडेंड को अपना नहीं मानेगा। ये आपको मोटी मोटी बात है वो यहाँ पे समझनी है। तो ये बात जो थी वो ट्रांसफर को लेके हो गई कि भाई अगर ट्रांसफर की कोई गलती नहीं है तो कोई भी बेनिफिट जो हुआ है और ट्रांसफरर को मिला है वो ट्रांसफरर को ट्रांसफरी को देना पड़ेगा। सुनने में बहुत कॉमन लगता है ना वर्ड ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, अगर ध्यान से ना सुने तो समझ नहीं आता कि बात क्या हो रही है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। ट्रांसफरर वो है जो ऑब्वियसली शेयर्स बेच रहा है, जबकि जिसको शेयर मिल रहे हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ट्रांसफरी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसमिशन के बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे बात करी थी और समझाया था कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन दो अलग अलग बातें हैं। आपको एक बार याद दिला दूं ये कह के कि देखिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज ए, और पेन थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं मैं जिससे कि ठीक है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी, ऐसे मैं समझाऊं स्टार्ट करके लिखूं आई थिंक, कि जो कंपनी है उसका जो नाम है उसके बारे में अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ उस कंपनी का जो नाम है, आई थिंक कुछ इशू है यहाँ पे, कोई बात नहीं। सो मैं ये कह रहा था कि जो कंपनी है उस तौर पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं वो कंपनी हमेशा की तरह एक कंपनी है जिसका नाम ABC है और उसका एक शेयर होल्डर है, राइट। अब इन दैट थॉट प्रोसेस होता क्या है कि जो ABC है अगर उसके पास ये जो कंपनी है उसके पास काफी सारे शेयर होल्डर्स हैं, लेट्स से एक्स उसमें से एक शेयर होल्डर है, और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि एक्स की डेथ हो जाती है या मान लीजिए वो लिविंग है बट वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब आपके एसेट्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और जो लायबिलिटीज है वो कम हो जाती हैं तो इंसान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। तो उस थॉट प्रोसेस पे ट्रांसमिशन आ जाता है। ट्रांसमिशन का जो बेसिक यूज होता है, ज्यादा यूज होता है, वो डेथ वगैरह के केस में होता है कि एक्स जो था वो ABC कंपनी का शेयर होल्डर था और अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट में और व्हाटएवर किसी भी वजह से एक्स की डेथ हो गई, तो जो एक्स के पास शेयर है ना वो एक्स के जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली एक्स भाई अब तो रहा नहीं ना, डेथ हो गई तो वो साइन वगैरह तो कहीं कर नहीं सकता, तो एक्स के जो शेयर होंगे वो ऑटोमेटिकली उस बंदे को चले जाएंगे जिसका नाम एक्स ने अपनी कहां पे लिखा होगा, विल में लिखा होगा। विल में लिखने का मतलब अपनी हिंदी में कहें तो वसीयत में लिखा होगा। आपने न्यूज में मूवीज में बहुत बार सुना होगा इसके बारे में कि भाई उनकी वसीयत में विल में ये लिखा है, और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था विल वही बनाता है जिसके पास एसेट्स हैं। तो आई एम श्योर आप भी जब CS बन जाएंगे सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, तो अपना विल बनाना मत भूलना, क्योंकि ये तो देखो मैं कहूँ तो गलत होगा कि भाई किसी की हम में से डेथ नहीं होगी, चाहे मैं अपने आप को सबसे पहले लूं, इट हैज टू हैपन विद एवरीबॉडी, राइट, एवरीबॉडी। बट अगर हम ये चीजें पहले से तैयारी कर जाएंगे तो जो हमारे बाद के लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, आई एम श्योर उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। बिकॉज होता है बहुत सारी फैमिलीज कोऑपरेटिव होती हैं, भाई भाई और बहन बहनों के बीच में इट इज लाइक अ गुड रिलेशन, तो वो इतना बॉदर नहीं करते। बट बहुत बार हमने देखा है, आपने खुद भी देखा होगा, सुना होगा,
नहीं है तो अच्छी बात है, आपने नहीं सुना है तो। बट ऐसा होता है कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी को लेके जो आपस में इतने अच्छे रिलेशंस थे वो कोर्ट तक चले गए कि ये चीज मेरी है या ये चीज मेरी है। तो ऐसा ना हो, इस लेवल बनाई जाती है। तो जो एक्स के शेयर्स हैं उनकी डेथ के बाद ये शेयर्स उस बंदे को दे दिए जाएंगे जिसका नाम उन्होंने विल में लिखा था कि भाई मेरे पास, एक्स ने अपने विल में लिखा था कि मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स हैं। अगर एक्स का कहना था कि उनकी डेथ हो जाती है तो जो शेयर्स हैं उनकी वाइफ को दे दिए जाएं या उनकी मदर को दे दिए जाएं, उनके फादर को दे दिए जाएं, उनके बच्चों को दे दिए जाएं, व्हाटएवर एज अ केस में भी। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। तो आइए देखते हैं, लेकर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस व्हेन रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी डाइज और एडजुडिकेटेड मतलब डिसाइडेड or decided as an insolvent or if the holder of the securities the company goes into liquidation because a deceased person, deceased मतलब वो इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है, तो डिसीज कहिए डेथ कहिए बात एक ही है। a deceased person cannot own anything, the ownership of all his property passes after his death to those who legally represent him. Similarly, when a person is declared insolvent, his entire property vests in the official assignee or official receiver. तो देखिए अलग अलग थॉट पे बात कर सकते हैं। एक तो सबसे कॉमन जो केस है वो इसके अंदर डेथ का होगा। तो डेथ अगर हो जाती है तो जो भी बंदे को नॉमिनेट किया गया है विल में, तो एक्स की डेथ हो जाती है तो एक्स ने अगर अपनी वाइफ को नॉमिनेट किया था विल के जरिए तो वाइफ को ये शेयर्स मिल जाएंगे, पेरेंट्स को, जिसको भी मतलब विल में नाम लिखा है उनको शेयर्स मिल जाएंगे। अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है क्योंकि उसके एसेट्स बहुत कम है और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो कोर्ट अगर उनको इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर करेगा तो वो क्या और लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे और लोगों के जो पैसे हैं वो एक तरीके से लॉस में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जब कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में इसी पार्ट की कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इंडिया में चलता है दैट इज 1872 उससे प्रोहिबिटेड है या अलाउड नहीं है। ऐसे ही किसी भी ऐसे इंसान के साथ आप डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो बैंकरप्ट है या फिर इंसॉल्वेंट है। तो अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो जो उसके पास चीजें हैं वो कोर्ट जो होता है वो अपने पास ले लेता है। तो ऐसा कुछ भी ट्रांसमिशन मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है जहां पे किसी बंदे के रहने पे, जैसे कि जिंदा तो है बट इंसॉल्वेंट हो गया है, या किसी के ना रहने पे ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो ट्रांसफर हो जाएं। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं ट्रांसफर की तो दो पार्टीज हम इन्वॉल्व करते हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। और प्रीवियस वीडियोस देखिए तो कितना समझाया है कि दोनों ही फॉर्म पे साइन करते हैं। ट्रांसफरर साइन करता है कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ शेयर, ट्रांसफरी साइन करता है कि मैं शेयर्स को लेना चाहता हूँ। ऐसा ही तो होता है। बट ट्रांसमिशन के अंदर ऑटोमेटिकली किसी को कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, इवन स्टैंप ड्यूटी तक भी ट्रांसमिशन पे नहीं लगती। इसीलिए लास्ट क्लास में जब बात कही थी तो बहुत जगह ट्रांसमिशन को ऑपरेशन ऑफ लॉ का भी नाम दिया जाता है। वो चीज जो ऑटोमेटिकली लॉ के प्रोविजन के बेसिस पे हो, जिसमें आपका या मेरा या किसी और का कोई भी किसी तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू ना देखा जाए। हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, अब इंसॉल्वेंट इंसान चाहता है या नहीं चाहता है कि उसके एसेट्स कोर्ट अपने पास रखे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई भी चीज है जहां पे कोर्ट अपने आप फैसला लेता है, या जैसे कि मैंने कहा डेथ हो जाती है तो डेथ जब हो गई तो फिर फैसले लेने के लिए जिस बंदे की डेथ हुई है वो तो बचा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसके जो शेयर्स हैं जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों को चली जाती है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। ठीक है। ट्रांसमिशन इन केस ऑफ सोल ओनर लिखा है ऑन द डेथ ऑफ द सोल ओनर ऑफ शेयर्स वेस्टिंग ऑफ राइट एंड लायबिलिटीज गोज इन द फेवर ऑफ द लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स कौन होते हैं? लीगल हेयर्स ये एक हेयर होते हैं, ये जो आपको लग रहा होगा कि आज मेरी शक्ल देखे कि सर कुछ साफ साफ सा लग रहा है, कहाँ गए एक इस थॉट प्रोसेस पे कि सर बियर्ड हटा दिया आपने, तो वो थोड़ा मैं चेंज करता रहता हूँ। लोग क्या है कि चेंज कर लेना थोड़ा सा अच्छा रहता है, फिर थोड़ा सा और कुछ कर लिया, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना। तो एक ये हेयर है, उसकी स्पेलिंग HAIR है, बट ये जो हेयर्स हैं जो मैंने अभी ब्रैकेट में किए और अब मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, वो है HEIRS। लीगल हेयर्स मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स हैं, सो फॉर एग्जांपल इन अ फैमिली फादर जो है उनके जो बच्चे होंगे, चाहे सन है चाहे डॉटर है, दे आर द लीगल हेयर्स, है ना। तो उनको अब बात करी जा रही है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा इंसान है जो शेयर ओन करता है किसी कंपनी में,
और उनकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली चाहे विल हो या ना हो, अगर विल है, मैं आपको बता दूं ये चीज हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि इंडिया में जो कानून है ये अलाउ करता है। मान लीजिए आई हैव करोड़ एंड करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉपर्टीज, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, ये दिन भी जरूर आएगा मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड सो मच, है ना, मुझे नहीं पता। तो अब क्या है कि पर आई डोंट हैव एनीबडी जिसको मैं ये दे सकूं अपनी फैमिली में, तो मुझे ऐसा लगा यार कि मैं उस बंदे को दे देता हूँ जो मेरे साथ रहा है, जिसने फॉर एग्जांपल वो मेरे घर में काम ही करता है। समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यही नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी फैमिली को ही देनी है, कोई ऐसा रूल या ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप चाहें तो विल में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जो मेरे घर काम करते हैं, जो कोई भी डेली नीड्स का काम करते हैं, हमने कहा ठीक है ये प्रॉपर्टी सारी मैंने उनको दे दी क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, तो मैंने किसी को अपने घर में प्रॉपर्टी ना देके उनको दे दी। ये भी अलाउड है, ये भी पॉसिबल है, बट ये तभी याद रखिए ये तभी आप कर सकते हैं जब आप विल बनाएं। अगर आप विल बना ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर जो घर वाले हैं वो उनका ही हक सबसे पहला बनेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, अगर विल नहीं बनाई है तो फिर इसका मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं है। और जब आप घर के एक फैमिली के मेंबर हैं तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी पे किसका बनता है, फैमिली मेंबर्स का ही तो बनता है, बाहर वालों का थोड़े बनेगा। बट आपने अगर पहले ही विल में लिख दिया है क्या कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये फलाना जो सर्वेंट्स थे मेरे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो फिर वैसे ही होगा। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं करना तो मैं चाहता हूं या मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आप विल बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना हो, ठीक है फैमिली में ही रहे, प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड कर लें, तो आप मत भी बनाइए। बट इन एनी केस मैं बोलता हूँ अगर फैमिली में भी देनी है प्रॉपर्टी, विल बना लेना जरूरी है, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं और फिर आप वहां पे नहीं आ सकते। जिसकी डेथ हो गई वो थोड़े वापस आ सकता है सुलझाने की, नहीं नहीं मेरी बात का ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। तो लिख ले, लिखित चीज जो होती है उससे आप देखिए लॉ के अंदर भी एविडेंस अलग अलग तरीके के होते हैं, बोलने का भी एक एविडेंस है, लिखने का भी है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन सा माना जाता है, जो लिखित। ओरल एविडेंस की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती जितनी रिटन की होती है। तो यहाँ पे एक आ जा रहा है कि मान लीजिए कोई इंसान किसी कंपनी में शेयर ओन करता है और जैसे उनकी डेथ हो जाती है तो जो भी उनके राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सब लीगल हेयर्स की यानी उनके बच्चों की हो जाती हैं। They are entitled to be registered as a holder of shares. A company can justifiably register them as member when they apply for it. एग्जाम्पल, तो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, अब चाहे लिमिटेड चाहे प्राइवेट लिमिटेड जो आप लिखना चाहें, और इसका एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स। इनकी डेथ हो गई तो हम ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो इनके लीगल हेयर्स हैं, मान लीजिए जो इनके बच्चे हैं वाई एंड जेड, उनके नाम पे शेयर्स चले जाएंगे। और वाई एंड जेड को कोर्ट में या मैं ऐसे कहूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो एक्स का डेथ सर्टिफिकेट और एक्स की विल लेके कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे भाई एक्स के शेयर हम दोनों के नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो जो कंपनी है वो ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि आप खुद सोचो, कंपनी अपने आप ऐसा नहीं करेगी कि उसने एक्स के शेयर वाई जेड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। कंपनी को सपना थोड़े आ रहा है कि एक्स की डेथ हो चुकी है, और अगर पता भी चल गया तो कंपनी ये कैसे डिटरमाइन कर ले कि वाई और जेड को ही देना। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि एक्स ने अपने शेयर जो है वो किसी अपने साथ के जो काम करते थे उसके घर में, हो सकता है उनको दे दिए हो सकता है अपने ड्राइवर को दे दिए हो, किसी को भी दे दिए हो। तो ये कहा जा रहा है कि आपको कंपनी पे अप्रोच करना पड़ेगा, यानी जिसको शेयर चाहिए एक्स के उनको जाके कंपनी पे अप्रोच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा सर ये शेयर्स हमारे फादर के नाम पे थे जिनका नाम ये है और हम उनके बच्चे हैं वाई और जेड, तो आप हमारे नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दीजिए। और जो डेथ सर्टिफिकेट आप जानते हैं होता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है वैसे डेथ सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो यहाँ पे कंपनी में दिखाना पड़ेगा, तभी तो कंपनी विश्वास मानेगी कि हाँ एक्स की डेथ हुई है। तो इन दैट केस ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अब एक सवाल इस सारी बात के बाद ये भी उठता है जिसको अब मैं समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग। क्या दो या एक से ज्यादा लोग एक शेयर को होल्ड कर सकते हैं, इन द सेंस कि आई डोंट नो इस फाइल को आज क्या हो गया है, मे बी द फाइल इज फीलिंग टायर्ड, ठीक है ओके। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब सवाल है कि इसका एक शेयर है, सिर्फ एक शेयर है, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं आपको एकदम मिनिमम लेवल पे समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 100 शेयर रखूंगा तो वो बड़े देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, तो फिर शायद हमारे दिमाग में ये हो गया 100 शेयर हैं तब तो दो लोग होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, चाहे एक हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो। क्वेश्चन ये है क्या एक शेयर दो शेयर होल्डर
दो शेयर होल्डर ओन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डायरेक्टली इसका जवाब ना देके पहले इसका कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एबीसी ने एक शेयर इशू किया है और दो भाई हैं और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है, प्यार है, आपस में होना ही चाहिए, और उनका नाम है एक्स एक का और दूसरे का है वाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी साथ में इन्वेस्ट कर रखी है काफी जगह, तो ऐसे ही इन्होंने शेयर्स भी साथ में ले रखे हैं और एबीसी कंपनी के अंदर इन्होंने एक ही शेयर लिया है अभी, बट ये ज्वाइंट नेम पे लिए हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि एक शेयर जो है वो दो लोग भी ओन कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहेंगे कि ये ज्वाइंट शेयर होल्डर है। क्या कहेंगे इनको? कि हम ये ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब साथ में है, एक से ज्यादा है, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर है। हाउएवर, ध्यान से सुनिए, हाउएवर अगर कंपनी ये निकालना चाहेगी कि भाई उसके टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं, तो इनको दो नहीं मानेगी, इनको कितना मानेगी? कि ये एक ही शेयर होल्डर है, क्योंकि भले ये दो लोग हों बट शेयर इन्होंने कितना लिया? एक ही तो शेयर लिया है। अब मैं इसको ऐसे समझा दूं कि मान लो चलो एक से आगे बढ़ जाते हैं, 10 पे आ जाते हैं। 10 शेयर ले रखे हैं एक्स एंड वाई ने मिलके, 10 शेयर लिए हैं एक्स एंड वाई ने मिलके, तो एक्स एंड वाई अगेन क्या होंगे? ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे। बट इनको कंपनी क्या मानेगी? कि ये एज एक शेयर होल्डर है, ये दोनों हो सकता है इन्होंने 50-50% इन्वेस्ट किया हो तब 10 शेयर लिए हो, या जो भी रहा हो, वो इंटरनल इनका मैटर है, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। बट जो समझने की बात है वो ये कि यहाँ पे इनको ये माना जाएगा एज इफ ये एक शेयर होल्डर है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रीजन। अब देखिए, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी तो क्या सोच के करेगी? वो डिविडेंड एक शेयर होल्डर को दे रही है या दो को? ऑब्वियसली वो तो यही सोच के करेगी कि भाई एक शेयर होल्डर को डिविडेंड जा रहा है। अब मानिए कंपनी का नोटिस जाएगा, आपको पता होगा, मैंने पहले भी समझाया है, पूरा एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, याद है? ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, समझाया था ना, याद है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वगैरह, ये चैप्टर बहुत बड़ा था और हमने देखिए अब इतने ज्यादा पार्ट्स बन चुके हैं, तो ये सारी बात हमारी हो चुकी है। तो अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर कंपनी एजीएम का नोटिस देगी तो किसको दे? एक्स को दे या वाई को दे? तो क्या होगा? पहले तो मैं रादर ये कहूँ कि दो नोटिस देगी या एक देगी, क्योंकि दो लोग हैं एक्स एंड वाई, तो नोटिस आएगा, हर चीज एक होगी। ये तो इनकी इंटरनल मर्जी थी। कंपनी को 10 शेयर भी एक्स ने 10 शेयर ही खरीदने थे या वाई ने 10 शेयर ही खरीदने थे, उसने अकेले अपने नाम पे ना खरीद के दो लोगों के नाम पे खरीद लिया, कंपनी को पैसा तो 10 शेयर का ही मिला ना। अगर ऐसा होता कि भाई ये जो दो लोग हैं ये अलग अलग शेयर खरीद ले, एक्स खरीद ले 5 शेयर और वाई खरीद ले 5 शेयर, तो ये दो शेयर होल्डर हो गए। बट अगर एक्स एंड वाई के नाम से खरीदेंगे, चाहे फिर ये एक पहले बताया, मैं 10 कह रहा हूं, मैं कहता हूं चाहे ये 100 शेयर खरीदे, चाहे ये 1000 शेयर खरीदे, समझने की हमें जरूरत है, समझने की हमें जरूरत है यहाँ पे कि भाई ये जो शेयर होल्डिंग खरीदी जाएगी ये ज्वाइंट शेयर होल्डिंग होगी और इनको एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि इनको दो शेयर होल्डर माना जाए तो अपने अपने शेयर खरीदें। अगर 10 शेयर टोटल खरीदने वाले थे तो एक्स और वाई के नाम पे 10 ना खरीदें, एक्स अपने 5 खरीद ले या 4 खरीद ले और वाई जो है वो बाकी खरीद ले 5, 6, 7 जो भी है। तो इनको अलग अलग शेयर होल्डर माना जाएगा, अलग अलग नोटिस मिलेगा, अलग अलग डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ अलग अलग फैसिलिटीज होंगी। पर अगर ज्वाइंट करके खरीदते हैं ये तो इनको एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। डिविडेंड भी अगर मिल रहा है 10 रुपए का तो ऑब्वियसली इन दोनों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा, नोटिस भी जो आएगा वो एक शेयर होल्डर को आएगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि किसको आएगा नोटिस, एक्स को या वाई को? किसको दे हम? क्योंकि हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, तो हम कैसे किसको डिसाइड करें कि भाई हम किसको देंगे जो नोटिस है मीटिंग का? तो वो ये कहते हैं कि जिसका भी नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा। मतलब क्या कि जैसे देखो एक्स और वाई को छोड़ के ऐसे मान लो एक बंदा है रमेश और एक है सुरेश, ठीक है? एक्स और वाई को 2 मिनट हटा देते हैं, मानते हैं एक रमेश है और एक सुरेश है, तो वो कहते हैं जिसका भी नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा, रमेश और सुरेश, तो रमेश कहां से स्टार्ट हुआ? आर से, सुरेश कहां से स्टार्ट हुआ? एस से। ये दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो आर पहले आया ना, तो आर को मिलेगा नोटिस और मान लिया जाएगा कि सुरेश को भी मिल गया है। अगर मान लो एक का नाम है अजय और एक का नाम है सुरेश, तो अजय को मिलेगा नोटिस, सुरेश को कुछ नहीं मिलेगा, अजय का नाम ए पहले आता है तो उनको जो नोटिस मिला है वो मान लिया जाएगा सुरेश को भी मिल गया है। इस तरीके से कंसेप्ट चलेगा। बट अभी और बात भी हमें करनी है इसके बारे में, तो आइए पहले पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया है। So like in some cases, share are registered in joint names and the articles of the company provide the survivor shall be the only person to be recognized by the company as having the title to the shares.
The company is justified in refusing to register the transmission of title by operational law in favor of the son of the deceased holder. पढ़ रहा हूं मैं, समझाऊंगा, अभी घबराइए नहीं. Even though he may obtain succession certificate from the court. The board of directors also have the same right to decline registration as they would have in the case of transfer of shares before death. But if the company unduly मतलब बिना किसी वजह के refuse to accept a transmission, समझ गया ना, ट्रांसमिशन डेथ में, इंसॉल्वेंसी वगैरह में, refuse to accept a transmission, the same remedy are available to the legal representative as in the case of transfer, namely an appeal to the tribunal. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं. देखिए, ये जो मैं नोट्स के तौर पे मैं ये कहूँ कि ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी ये लिखना है. ठीक है, आपको भी ये लिखना है, हमेशा नहीं, बट जब आपको लगे कि हाँ यार ये थोड़ा ऐसा था जो शायद अगर मैं पढ़ूंगा 2 महीने बाद, क्योंकि आपके एग्जाम हो सकता है अभी कुछ समय के बाद हो जब आप ये देख रहे हो, तो फिर हो सकता है मुझे ना याद रहे, तो आप लिख लीजिए. बिकॉज मेरी क्लासेस ऑल ओवर इंडिया फेमस हो रही है कि सर बहुत एग्जाम्पल देते हैं, सर वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज देते हैं, और आप बहुत ज्यादा, आपको शायद ये यकीन हो या ना हो, बताना चाहता हूँ, आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज की आप क्लासेस देख पा रहे हैं. नहीं तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कितने शॉर्टकट्स लेते हैं, कितने शॉर्टकट्स लेते हैं. आप देखिएगा जब मेरी क्लासेस खत्म होंगी, देखिएगा कंपनी लॉ में अगर किसी का नाम होगा तो शांतनु भंडारी का होगा, और आपकी वजह से होगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ऑब्वियसली आप बताओगे अपने फ्रेंड्स को, है कि नहीं? तो ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है जो मैंने पढ़ा उसको समझाता हूँ. अगेन मैं कंपनी लेता हूँ, इस बार इस कंपनी का नाम बदल के एबीसी से मैं XYZ रख देता हूँ. चाहे कंपनी लिमिटेड हो, चाहे ये प्राइवेट लिमिटेड हो, जो मैं समझाने वाला हूँ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों में से कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं एग्जाम्पल. तो देखिए है क्या कि मान लीजिए कंपनी है और इसने बहुत सारे लोगों को शेयर होल्डर्स इशू किए हुए हैं, या मैं ऐसे कहूँ शेयर्स इशू किए हुए हैं, और इस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं. अब हुआ क्या कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास सिर्फ एक शेयर है, और जैसे कि मैंने कहा वो ज्वाइंटली ओन है. वो एक शेयर किसने ओन कर रखा है? ए एंड बी ने मिलके एक शेयर खरीदा हुआ है. ए एंड बी ने मिलके एक शेयर खरीदा हुआ है. अब हुआ क्या कि इनमें से जो बी है, इनमें से ए और बी में से जो बी है, जो दोनों ने मिलकर शेयर खरीदा है, बी की क्या हो गई? डेथ हो गई. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अगर डेथ हो जाती है तो शेयर कैसे हो जाता है ट्रांसफर? अपने आप याद है ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसको हमने ऊपर कुछ देर पहले इसी वीडियो में और पहले वाली क्लासेस के अंदर क्या नाम दिया था? ट्रांसमिशन का नाम दिया था, याद है? ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अभी भी समझाया मैंने. तो टेक्निकली होना क्या चाहिए था? जो बी है उसका शेयर जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर्स, अभी समझाया था, ये वाला हेयर नहीं, लीगल हेयर्स मतलब बच्चे वगैरह, डॉटर, सन एक्सेट्रा, उनको जा सकता है. पर यहाँ पे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे शेयर का कोई एक मालिक नहीं है, दो हैं. तो आपने कहा कि अगर मान लो कंपनी का जो एओए है, एओए का मतलब क्या है? आर्टिकल्स ऑफ, बिल्कुल सही, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कई बच्चे मेरे बोलने से पहले बता देते हैं आर्टिकल, मुझे आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो मुझे पता चल रहा है. तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो ए और बी दो पार्टीज हैं, जैसे कि मैंने कहा बी की डेथ हो गई, तो टेक्निकली ये हो सकता था कि बी का जो नाम है उसकी जगह ए एंड डी हो जाए, और जो डी है वो कौन हो? जो डी है वो कौन हो? वो बी का बेटा हो या डॉटर हो, व्हाटएवर, ऐसा हो सकता था. पर हम ये कह रहे हैं जो मैंने अभी पढ़ा कि अगर कंपनी का एओए, कंपनी का आर्टिकल ऐसा कहता है, कंपनी का आर्टिकल ऐसा कहता है कि अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है, सिर्फ ज्वाइंट पे बात है, बाकियों को हमें अलग करना है, अभी सिंगल सोल शेयर होल्डर नहीं बात कर रहे, ज्वाइंट की बात कर रहे हैं. अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है ए एंड बी और उनमें से एक बंदे की डेथ हो जाती है, तो फिर जो इस पूरा शेयर का हकदार होगा वो कौन होगा? वो ए होगा. बी का जो रिप्लेसमेंट है उनकी डॉटर या उनका सन को अब कंपनी नहीं रजिस्टर में इंक्लूड करेगी. ये अगर कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है. आपका सवाल होगा सर ऐसे थोड़े होता है कि मान लो बी ने अगर पैसे लगाए हैं, भाई मान लो ये शेयर 100 रुपए का था, जो XYZ का एक शेयर 100 रुपए का था, तो ए और बी ने दोनों ने 50-50 रुपए लगाए थे. ए और बी दोनों ने 50-50 रुपए लगाए थे, और अगर बी की डेथ हो गई तो अब जो ए है उसके साथ जो बी का बेटा है या डॉटर है व्हाटएवर, उसको ए के साथ शेयर होल्डर माना जाना चाहिए. ए और डी मतलब जो डॉटर है बी की, जिसकी डेथ हुई है बी की, उसको ये शेयर होना चाहिए. मतलब अब शेयर सर्टिफिकेट ए और बी के नाम पे ना होके ए एंड डी के नाम पे होना चाहिए, ये कहना चाहते हो ना? तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो. पर
अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप जानते हैं एओए के प्रोविजन के बेसिस पे सारे के सारे शेयर्स रेगुलेट होते हैं। अगर कंपनी का एओए ये कहता है, अगर कंपनी का एओए ये कहता है, क्या कहता है कि अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है, दो में से जब दो जॉइंट शेयर होल्डर है, एक की डेथ हो जाती है, तो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को इसका पार्ट नहीं बनाएंगे और जो ए है जो बचा हुआ है उसी को हम सोल शेयर होल्डर मान लेंगे, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बी की जगह उसकी डॉटर को शेयर मिल जाए। ये डिपेंड करेगा कि कंपनी के एओए यानी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, उसके बेसिस पे बात जो है वो करी जाएगी, है ना। अब आप देख लो यहाँ पे जो मैंने पढ़ा, तो क्या लिखा है, इन सम केसेस शेयर आर रजिस्टर्ड इन जॉइंट नेम, ठीक है, ए एंड बी में, and the articles of the company provide that the survivor shall be only person to be recognized by the company. Survivor shall be the only person. Survivor मतलब जो बच जाएगा। ए और बी में से अगर बी की डेथ हो गई तो बचा कौन, ए ही बचाना, तो ए कौन हुआ, सर्वाइवर हुआ। अगर वो सर्वाइवर हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो अकेला मालिक माना जाएगा। ओनली पर्सन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज हैविंग टाइटल टू द शेयर्स, एज हैविंग टाइटल टू द शेयर्स। तो कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, पर याद रखिए अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है तो फिर ठीक है, फिर नॉर्मल चलेगा। बी की डेथ हुई तो बी की जगह उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए के साथ शेयर होल्ड कर लेगा। अगर आर्टिकल्स में मनाही है तो फिर नहीं करेगा। फिर अगर बी की है, ए की डेथ हो जाएगी, तो जो भी बचेगा इनमें वो अकेला सोल शेयर होल्डर माना जाएगा। ये इस तरीके से चलेगा। और दूसरी बात कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर शेयर ट्रांसफर में कंपनी किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी नखरे दिखाती है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कहते हैं घबराइए मत, कहाँ जाइए। अब जो नया आप जानते हैं, पहले अपील कहीं भी जाती होगी, आज कहाँ जाती है अपील। अगर कंपनी लॉ की मैटर का कोई भी केस है तो वो ट्राइब्यूनल जाएगा। ट्राइब्यूनल बोले तो कहाँ जाएगा, एनसीएलटी जाएगा। एनसीएलटी की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। यहां फाइल करिए अपना केस। अभी मैं और बताना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है और बताने का, बट मैं अपने आप को रोक रहा हूं कि भाई अभी मैं लिमिट रखूं चीजों की, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आपके पास ज्यादा नॉलेज आ जाए और आप कह दो कि सर मैं कंपनी लॉ पढ़ना ही नहीं, अब तो मैं खुद पढ़ लूंगा, इतना बढ़िया आ गया। मजाक कर रहा हूं। तो वैसे होता क्या है कि एनसीएलटी के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं, एनसीएलएटी जा सकते हैं। एनसीएलएटी मतलब क्या हो गया, एनसीएलटी का जो सीनियर है, अगर एनसीएलटी के डिसीजन से आपको खुशी नहीं मिली तो फिर कहां जाएं, एनसीएलएटी जाएं। एनसीएलएटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्राइब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से खुश नहीं है तो कहां जाएं, एनसीएलएटी। एनसीएलएटी से भी खुश नहीं है तो कहां जाएं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, समझेंगे आगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब आइए डिफरेंसेस देखते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज के बीच में। पहले भी बात हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं टैबुलर फॉर्म में। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके एग्जाम में डिफरेंसेस आते हैं लिखने को, आपने ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में लिखना है। कोई भी बच्चा डिफरेंशिएशन को पैराग्राफ में ना लिखे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप नहीं जानते, आप जितनी भी मेहनत करेंगे ना, अगर फॉर्मेट, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करती हूँ या बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, अच्छी से अच्छी मैंने कोशिश करी है, बट समय लगाया है, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है लिखने का वो सही नहीं है। क्वेश्चन पूछता है व्हाई, हम लिखते हैं व्हाट। क्वेश्चन पूछता है व्हाट, हम लिखते हैं हाउ। बहुत बार ऐसा होता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है। अब जैसे अगर आपने यही वर्ड टू वर्ड आप पैराग्राफ में लिखा हो और वर्ड टू वर्ड जो यहाँ पे लिखा है आप टैबुलर में लिखो, अगर 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इस टेबल को बना के लिखोगे तो थ्योरी में बहुत बार क्या पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तब भी 3.5 मार्क्स पक्के हैं आपके, पक्के हैं 100% पक्का है। बट अगर पैराग्राफ बना के लिखोगे, यही चीज पैराग्राफ बना के लिखोगे जो नहीं लिखनी, तो अगर सब कुछ ऐसे ही लिखा होगा ना, तो अभी 3.5 मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे, 1.5 या 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कितने मार्क्स आपने गवा दिए, 1.5। अगर तो आपको 2 मार्क्स मिले और अगर ऐसे लिखोगे तो 3.5 मिले, तो आपका 1.5 मार्क्स जो है उसमें फर्क आ गया। तो प्रॉपर पैटर्न फॉलो करो, बहुत जरूरी है। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या है, ट्रांसफर टेक प्लेस बाय अ वॉलंटरी और डेलिबरेट एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ट्रांसमिशन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ट्रांसफर में हम खुद
जिंदा हैं और जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारी मर्जी से ट्रांसफर होगा। ट्रांसमिशन क्या है, अपने आप होगा, हमें कहीं साइन नहीं करना, क्योंकि वो बंदा साइन करने के लिए उसकी डेथ होगी, वो कहां से आगे साइन करेगा। डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो बिल वगैरह में लिखा है उसकी बेसिस पे जिसकी किस्मत में है भाई ले लो शेयर्स। यही तो होता है, यही तो कहते हैं जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलना है, तो वही बात है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या, SH4 साइन करेंगे ना दोनों पार्टीज, ट्रांसमिशन में कोई साइन वाइन की जरूरत ही नहीं, कौन करेगा साइन, कौन करेगा, है ही नहीं कोई साइन करने को। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली मेड फॉर कंसिडरेशन। ए अपना शेयर अगर बी को देता है, ए अपना शेयर बी को ट्रांसफर करता है, फ्री में करेगा क्या, नहीं करेगा। क्या होगा, जो बी है उसके बदले, जो ए अपना शेयर बी को दे रहा है तो बी उसके बदले ए को क्या देगा, कुछ पैसे देगा, कंसिडरेशन देगा, प्राइस देगा, मनी देगा। जबकि ट्रांसमिशन में क्या है, कुछ नहीं, जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए, तो जो हमारी चीज थी अब हमारे बच्चों की हो गई, या जो और जिसको भी हमने चाहा था उसकी हो गई। किसको पैसे देंगे, जिसकी चीज है वो तो चला गया, वो कहाँ पैसे लेके जाएगा कहीं भी। तो ट्रांसमिशन में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती। स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे कितने रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, 0.25। याद है ना, समझाया था, स्टैंप पेपर दिखाया भी था, एडहेसिव स्टैंप, प्रेस स्टैंप, पोस्ट ऑफिस वाला मना मत करना, दिखाया था मैंने। और ट्रांसमिशन में कोई स्टैंप ड्यूटी आपको नहीं देनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट स्टैम्प्ड or where stamps are not cancelled should be returned to the person lodging them, pointing out the errors so that so as to enable them to rectify the error। ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो, अगर हमने कंपनी पे, समझो एग्जाम्पल लो, एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, ठीक है। एक्स ने अपने शेयर वाई को ट्रांसफर करे, दोनों ने साइन किया और SH4 जो है वो कंपनी के पास भेज दिया। पर इन्होंने शेयर ट्रांसफर स्टैम्प पूरे नहीं लगाए थे, जितने 100 रुपए के लगने थे तो इन्होंने 90 रुपए के लगाए, 100 के नहीं लगाए। तो कंपनी क्या करेगी आपके हिसाब से, कंपनी ट्रांसफर तो रजिस्टर नहीं करेगी। कंपनी को क्या करना चाहिए आप बताओ, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, आप कंपनी के डायरेक्टर हो या आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आता है इसमें पूरे स्टैम्प नहीं है, तो आप क्या करोगे। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि पूरे स्टैम्प नहीं लगे। पॉइंट नंबर 2, हम क्या करेंगे, जो हमें करना चाहिए कि वापस वो डॉक्यूमेंट लौटा दें, जहां से भी वो हमें डॉक्यूमेंट आया, चाहे एक्स ने भेजा चाहे वाई ने भेजा, उसके एड्रेस पे दोबारा भेज दें, लिख के एक लेटर के साथ कि भाई देखो ये हिसाब बनता है, इसके बेसिस पे 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी बनती है, आपने तो 90 की लगाई है, तो आप 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी यानी 10 रुपए की और स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगाइए, फिर आप हमें भेजिए और हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, यही तरीका है। पर यहाँ पे बताया गया केस हुआ, उस केस का नाम था फेडरल बैंक लिमिटेड वर्सेस श्रीमती सरला देवी राठी, 1997 CLA कंपनी का केस है, RAJ मतलब राजस्थान में हुआ था। और इस केस में हुआ गया, अभी हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने जो ये फेडरल बैंक लिमिटेड है, जब ये सरला देवी राठी ने, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेजे और उस पर पूरे स्टैम्प वगैरह प्रॉपरली नहीं लगे थे, तो कंपनी ने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट अपने पास ही रख लिए, ना ट्रांसफर किया ना बताया। तो ये तो गलत है ना, बताना तो भाई ठीक है, मत करो। अगर ऐसा है कि हमने गलती करी है, साइन नहीं किया, स्टैम्प नहीं लगाया, तो वापस भेज दो, मत करो रजिस्टर, यही तो कर सकते हो। ये थोड़ा है कि ठीक है मैं करूंगा भी नहीं ट्रांसफर, मतलब कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं उसमें मैं ट्रांसफरी का नाम भी नहीं लिखूंगा और डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं करूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कोई गलती है या नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे भी यही कोर्ट ने बोला कि भाई ये थोड़ा होता है कि भाई आप किसी का डॉक्यूमेंट रख लो और उसकी गलतियां उसको ना बताओ। अगर आपने नहीं करना, या तो आप कर दो ट्रांसफर, छुट्टी करो, खत्म करो ट्रांसफर। नहीं अगर करना तो लौटाओ उसको डॉक्यूमेंट और बताओ क्या गलती है, तभी तो सही करके देगा। आप उसको बताओगे ही नहीं कि भाई तेरी गलती क्या है, तो उसको कैसे पता चलेगा, और वो सही करके भेजे तो भेजे क्या आपको। तो ये यहाँ पे लिखा है, द कंपनी had not registered 100 shares that श्रीमती सरला देवी द रिस्पोंडेंट had purchased, नीदर, क्या लिखा है, ना कंपनी ने रजिस्टर किए, नीदर ना रजिस्टर किए और ना ही रिटर्न किए कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट्स। द कंपनी अर्ज दैट सिंस द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कौन है, सरला देवी जो है, सरला देवी राठी, दिस लेडी इज द रिस्पोंडेंट, had not become a shareholder of the company, no cognizance of the complaint would be taken. The High Court held that this was a prima facie case against the company. कंपनी का कहना है, सुनिए बात, बड़ी मजेदार बात है। कंपनी का कहना है कि भाई सरला देवी जो फेडरल बैंक है, ऐसे समझो, लिख के समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो
ये जो केस है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि पूरा लिखने में तो बहुत समय जाएगा। फेडरल बैंक जो है और सरला देवी जो लेडी हैं उनके बीच में ये केस है। तो सरला देवी ने जिनसे शेयर खरीदे उनका नाम नहीं लिखा, हम मान लेते हैं कि एक्स से सरला देवी ने शेयर्स खरीदे, ठीक है, और वो शेयर किस कंपनी के हैं, वो फेडरल बैंक के हैं। तो एक्स कौन हो गया, वो हो गया ट्रांसफरर। सरला जो है वो कौन हो गई, ट्रांसफरी। और जो कंपनी है जिसके ये शेयर एक्स जो है सरला को दे रहे हैं, या एक्स जिनके शेयर सरला को बेच रहे हैं, या सरला जिस कंपनी के शेयर खरीद रही है, वो है फेडरल, ठीक है। तो एक्स ने साइन किया, सरला ने साइन किया, और जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के, जो फेडरल है कंपनी, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो भी पता था फेडरल बैंक जो है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे पोस्ट कर दिए गए। अब उसमें कुछ कमी पेशी थी, साइन स्टैम्प वगैरह कुछ कम ज्यादा था, तो फेडरल बैंक ने क्या बताया ही नहीं सरला को कि भाई कुछ गलत है या कुछ भी। तो बहुत समय हो गया, तो फिर सरला ने पता लगवाया क्या हुआ, तो फेडरल बैंक का कहना था कि आपने स्टैम्प नहीं लगाया। तो सरला ने बोला ठीक है भाई, स्टैम्प नहीं लगाया तो मैंने कोई वो तो नहीं कर दिया, मैं चोरी थोड़े, नहीं लगाया तो हम लगा देते हैं स्टैम्प, अब हम लाओ वापस दो डॉक्यूमेंट। और बताया क्यों नहीं भाई, पहले बताते तो पहले ही कर देते, इतना समय ना लगता मुझे। तो फेडरल बैंक कहता है हम आपको क्यों जवाब दें। सब फेडरल बैंक सरला को कहता है कि सरला, मैं ऐसे सरला बोल रहा हूँ तो अब ऑफेंसिव मत मनाना, बट मैं मिसेस सरला और ये सब बोल रहा हूँ। सरला सरला फेडरल बैंक ने कहा सरला मेरी बात सुनो, वो ये कि तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर तो हो नहीं, तो हम आपको क्यों बताएं, और आप हमारा कुछ लगते नहीं हो ना, हम आपके ना सरला ने कोई पैसा कंपनी को दिया है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है सरला को, तो हम सरला को क्यों बताएं। तो सरला का कहना था, सरला कोर्ट चली गई। सरला ने बोला तुम जैसे लोगों को कोर्ट ही सही करेगा। सरला कोर्ट चली गई। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भाई फेडरल बैंक तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं है, अगर कुछ गलती हुई है सरला से तो बताओगे तभी तो पता चलेगा। भाई ये तो सिंपल सी बात है, मतलब फाउंडेशन का बच्चा, सीएसईईटी का बच्चा बता देगा कि अगर कोई गलती हुई है तो बताओगे तभी तो कोई सही करेगा। तुम बता ही नहीं रहे हो, और दूसरी तरफ कुछ इंटीमेशन यही भेज दो कि चलो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ये दिक्कत है, कुछ तो बताओ तब तो उसको सही करा जाएगा। तो फेडरल बैंक का कहता नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। तो कोर्ट ने बोला ये गलत है, आपका जो बिहेवियर है ऐसा नहीं चलेगा, आपको सरला को बताना पड़ेगा क्या गलती है। फिर सरला उसको नहीं सही करती है अगर, तो फिर सरला की गलती है, बट पहले बताओ तो सही, है ना। तो ये बात है बस, और क्या है, इतना ही था। और क्या, कई बच्चे सुन कह रहे हैं कि हाँ सर अच्छा आगे, तो इतना ही है भाई, ठीक है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर, आओ बड़े बड़े केस लॉज देखते हैं। डव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 2005, 60 SCL 604 MAD, मतलब मद्रास का एक केस है, मद्रास कोर्ट का केस है। आओ देखते हैं क्या बात हुई। द रिस्पोंडेंट, अब देखो ये समझ लो कि अगर दो पार्टीज का नाम है डव इन्वेस्टमेंट वर्सेस गुजरात, अब ये कह रहा है रिस्पोंडेंट। अब मैं आगे बढ़ जाऊं तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि ये रिस्पोंडेंट है, डव रिस्पोंडेंट है या गुजरात है। शॉर्ट में बोल रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं, डव, ठीक है, या गुजरात, कौन है रिस्पोंडेंट, यही समझ नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ जाऊंगा जब, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप जानते। तो रिस्पोंडेंट बेसिकली यहाँ पे गुजरात है। रिस्पोंडेंट वो होता है जो जवाब, इंग्लिश में रिस्पोंडेंट बोलते हो तो उसका मतलब क्या है, जो जवाब देता है वही तो है रिस्पोंडेंट। वो यहाँ पे लिखा गया कि जो गुजरात है वो रिस्पोंडेंट है, और उस थॉट प्रोसेस पे जो बात है वो कही गई है। द रिस्पोंडेंट कंपनी लॉज द एपेलेंट, लॉज विद एपेलेंट कंपनी। तो रिस्पोंडेंट कौन है, गुजरात। अपील कौन फाइल कर रहा है, जिसका नाम सबसे पहले है, ये जो लिखा ना इन डव इंटरनेशनल, तो ये डव इंटरनेशनल जिसका नाम सबसे पहले लिखा होता है वो होता है एपेलेंट, या वो अपील फाइल करता है। जिसका नाम सबसे पहले लिखा होता है वो क्या करता है, वो अपील फाइल करता है। और जिसके खिलाफ केस फाइल करता है, क्योंकि उसको जवाब देना होता है, तो उसको हम कहेंगे रिस्पोंडेंट। रिस्पोंड करना है ना, जवाब देना है, तो ये ध्यान रखना जब तक कुछ अलग से ना हो। आगे हम बात करेंगे तो समझेंगे कि भाई कैसा है क्या है, बट अभी ये समझो आप कि द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब गुजरात, लॉज कंप्लेन विद द कंपनी, कंपनी मतलब डव, लॉज विद द एप्लीकेंट कंपनी शेयर्स प्लेज विद इट, प्लेज समझाऊंगा अभी क्या है। फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन इट्स नेम, the appellant registers some of the shares and refused to register the balance on the ground that respondent had failed to comply with the provision of section 108 subsection 1A section 108 1C। ये पुराने एक्ट के थे, 1956 के सेक्शन थे। नए एक्ट में सेक्शन 56 है। नया एक्ट बोले तो क्या, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें सेक्शन 56 है। पुराने एक्ट में 108 1A और 108 1C थे। मैं बताऊंगा अभी ये क्या है।
द रिस्पोंडेंट वाज सक्सेसफुल बिफोर द सीएलबी। सीएलबी क्या होता है? सीएलबी क्या होता है? अब तो नहीं एग्जिस्ट करता सीएलबी, क्योंकि अब क्या आ गया, अब ट्राइब्यूनल आ गया, बट पहले क्या था? सीएलबी। सीएलबी मतलब कंपनी लॉ बोर्ड। The respondent was successful before CLB, which held that the provision of section 1081C, जो इस समय section 56 है, are directory and directed the appellant to register the shares. The appellant challenged the order of the CLB. अभी समझाऊंगा, पहले सुन तो लो मेरी बात. The appellant challenged the order of CLB before the High Court. The appeal was dismissed. According to High Court ने अब क्या फैसला दिया? According to High Court, insofar as Section 1C is concerned, the transfer of shares fall within any of the exempt cases mentioned in that subsection. The requirement so as to presentation of the instrument of transfer in favor of prescribed authority and delivery thereof to the company within prescribed time limit as contemplated in 1A are not applicable, provided the conditions stipulated in 1C are satisfied. In view of the above, if any bank, financial institution, central government or state government or any corporation owned, controlled by central government, state government, corporation granting a loan against security of share, मैं जानता हूँ आप कह रहे हो अरे सर समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, पर रुको तो, मैंने खत्म कर दी क्या क्लास? Intends to get such shares registered in its own name in the event of failure on part of the borrower to pay the amount of the loan, it shall complete the instrument of transfer and lodge with it the company for registration of transfer in its own name. In such circumstances, they will have to stamp or otherwise endorse on the instrument of transfer the date on which bank or financial institution decide to get the shares registered in its own name, and the instruments of stamp will have to be delivered to the company together with the share certificate for registration of transfer within 2 months. ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाऊंगा जो मैंने पढ़ा है, ध्यान से आपने सुनना है मेरी बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सिंपल रखने के लिए मैं 2 पार्टीज ले लेता हूं. एक का नाम मैं लिखूंगा डव और एक का नाम मैं लिखूंगा गुजरात. गुजरात के ऊपर गाने भी आजकल बहुत बन रहे हैं, है ना? आपको याद है कोई गुजरात में एक नहीं 4-5 गाने होंगे जो गुजरात जो बीच में वर्ड आता है उसके. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अरे ये क्या हुआ, कहाँ चला गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं. ऐसा मैंने कुछ वैसे गुजरात की नॉर्मल बात करी थी, इतना भी गुस्सा होने वाली बात नहीं थी कि मिटाई दिया पता नहीं किसने. चलिए, तो मैं यहाँ पे कह रहा था 2 पार्टीज है. ये तो सच में कुछ अब एलियन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है. भाई क्या हो गया? मैं देखता हूँ सब कुछ सही है. एक सेकेंड रुको. हाँ, अब चेक करते हैं. भाई क्या है, कभी कभार देखो टेक्निकल जो चीजें होती है ना वो हमें से किसी के हाथ में नहीं होती. हमें तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पर अपनी तरफ से हम अपना बेस्ट करेंगे. कोई हमें हटाएगा, हम फिर वापस आएंगे. ठीक है, डव वर्सेस गुजरात के बीच का ये केस है. और जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने डिस्कस किया और आपको समझाया कि 2 पार्टीज हैं, एक का नाम है डव और एक का नाम है गुजरात. जो रिस्पोंडेंट कंपनी यानी गुजरात, उसने क्या किया, जो गुजरात है वो रिस्पोंडेंट है और डव जो है वो एपिलेंट है. जो एपिलेंट होता है उसका नाम सबसे पहले होता है, जो अपील फाइल करता है, और जिसके अगेंस्ट अपील फाइल होती है वो रिस्पोंडेंट है, जो कि यहाँ पे गुजरात वाली कंपनी है. तो हुआ क्या कि ये जो गुजरात वाली कंपनी है इसने डव वाली कंपनी को, गुजरात ने डव वाली कंपनी को कुछ शेयर्स के ट्रांसफर फॉर्म वगैरह SH4 वगैरह भेजे कि भाई ये सारे के सारे, मतलब डव कंपनी के शेयर से ऐसे समझो कि डव कंपनी के शेयर थे एक बंदे के पास जिसका नाम था X. ठीक है, डव कंपनी के शेयर थे एक बंदे के पास जिसका नाम था X और 10,000 शेयर्स X के पास थे. तो डव कंपनी के 10,000 शेयर्स X के पास थे. X को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने गुजरात वाली कंपनी को अप्रोच किया और गुजरात वाली कंपनी ने कहा भाई हम ऐसे कैसे लोन देते हैं, हमें कोई सिक्योरिटी दो, क्योंकि अगर X पैसे नहीं देगा तो फिर हम क्या कर लेंगे. तो X ने बोला भाई मेरे पास तो और कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास 10,000 शेयर्स है, आप चाहो तो ये रख लो और मुझे लोन दे दो. और अगर मैंने यानी X ने पैसे नहीं दिए समय पे तो फिर ठीक है, ये जो शेयर्स हैं जो मेरे नाम पे हैं आप ये डव कंपनी को भेज देना और अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेना.
क्या कहा मैंने, दो कंपनी है डव एंड गुजरात, ध्यान से सुनो, डव एंड गुजरात दो कंपनी है। डव कंपनी में एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स, उसके पास 10,000 शेयर है, पैसे की जरूरत पड़ी तो जो एक्स है वो गुजरात वाली कंपनी के पास गया, पैसे की डिमांड करता है। गुजरात वाली कंपनी कहती है कि भाई ऐसे कैसे पैसे दे दे, तो एक्स बोलता है ठीक है मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे तो कुछ और नहीं है देने के लिए, मेरे पास सिर्फ 10,000 शेयर हैं जो डव कंपनी के हैं, आप चाहो तो ये अपने पास रख लो। और अगर एक्स कहता है, एक्स अपने बारे में कह रहा है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो आप गुजरात वाली कंपनी को, मैं 10,000 शेयर तो आपको दे ही रहा हूँ, आप ये शेयर जो है डव कंपनी को दे देना और अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेना। भाई फिलहाल तो ये शेयर एक्स के नाम पे है ना, अगर एक्स पैसे नहीं दे तो एक्स कह रहा है कि मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट, अगर मैं पैसे ना दूं तो आप ये जो कंपनी है डव वाली इसको SH4 भेज देना और कंपनी जो डव वाली कंपनी है वो आपकी यानी गुजरात के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देगी। तो कंपनी, गुजरात वाली कंपनी ने बोला ठीक है भाई ये बात तो सही है, तो पैसे दे दिए। अब वही हुआ जिसका इंतजार था, एक्स ने पैसे नहीं दिए तो फिर गुजरात कंपनी ने भी वही किया जो उसको करना था, उसने वो सारे डॉक्यूमेंट डव कंपनी को भेज दिए कि भाई आपका एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स, उसने हमसे पैसे लिए थे और 10,000 शेयर उसने हमारी कंपनी यानी गुजरात कंपनी के नाम पे किए थे। अब क्योंकि वो हमारे पैसे मतलब गुजरात वाली कंपनी के पैसे वो नहीं दे रहा है तो आप ये शेयर जो है वो एक्स के नाम से हटा के, डव कंपनी को कहा जा रहा है कि आप ये शेयर एक्स के नाम से हटा के हमारे यानी गुजरात वाली कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो जो डव कंपनी है उसने क्या किया कि 6,000 शेयर जो थे एक्स के पास टोटल 10 हैं, तो उसमें से 6,000 शेयर जो थे वो गुजरात वाली कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और 4,000 नहीं किए, 4,000 नहीं किए। अब आप कहेंगे सर ये सब तो 10, 6, 4 जितना आपने पढ़ा, मुझे तो उसमें कुछ ये सब दिखा नहीं, आप कहाँ से बात कह रहे हैं, दिखाइए तो आप जरा। मैं कह ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा है द रिस्पोंडेंट लॉस्ट द एप्लीकेंट शेयर्स प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब जो आपने जब किसी से पैसा लिया है तो अपनी कोई चीज उसके पास रखी है तो वो प्लेज हो गया। फिर लिखा है द एप्लीकेंट रजिस्टर्ड सम ऑफ द शेयर्स एंड रिफ्यूज टू रजिस्टर द बैलेंस ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे 10 और 6 नहीं लिखा, पर अगर मैं एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा तो फिर कैसे समझोगे। यहाँ तो ये लिखा है कि उसने कुछ शेयर कर दिए और कुछ नहीं किए। अब कुछ कर दिए कुछ नहीं किए ये फिर क्या है, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, तो बुक रीडिंग हो गई। तो एग्जाम्पल देना है ना मुझको, तो मैंने पूरा केस ये क्या है आपके लिए डिटेल पढ़ लिया, कोर्ट का जजमेंट जो है मैं डिटेल पढ़ लिया कि ठीक है भाई बच्चों को क्लियरली समझा दूंगा, 5 मिनट के अंदर बेटर से बेटर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो मैंने खुद क्लियर पूरा पढ़ लिया, आपको मैं सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ। आपको पता है इस केस के लिए जो आप 1.5 पेज में 1 पेज में परेशान हो गए कि कब खत्म होगा, इसके लिए मैंने 25 पेज पढ़े, इस केस के लिए 25 दिखा भी नहीं सकता, 25 केस पढ़े, 25 पेज पढ़े, इसके लिए मैंने इसके आपको समझा सकूं, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। समझ में आई मेरी अभी तक बात कि भाई जो डव है उसके एक शेयर होल्डर है एक्स, डव कंपनी का एक शेयर होल्डर एक्स, उसके पास 10,000 शेयर है, पैसे की जरूरत थी, वो गुजरात वाली कंपनी के पास गया, गुजरात वाली कंपनी ने कहा भाई मुझे कुछ सिक्योरिटी दो तो ही हम तुम्हें पैसे देंगे। एक्स ने कहा मेरे पास 10,000 शेयर है डव कंपनी के, ये आप ले लो। तो गुजरात वाली कंपनी ने कहा ठीक है भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, लाओ शेयर में दे दो। एक्स ने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए तो गुजरात वाली कंपनी डव वाली कंपनी के पास चली गई कि भाई ये जो एक्स बंदा है इसने हमें आपके शेयर दिए थे और हमारे पैसे वापस नहीं किए, और एक्स ने कहा था कि अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरे शेयर गुजरात वाली कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएं। ये देखो सारे डॉक्यूमेंट है। अब डव वाली कंपनी को कहा जा रहा है कि आप एक्स के शेयर हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो। कंपनी एक दूसरी कंपनी के तो शेयर ले सकती है, बात तो हमारी हो चुकी है। तो डव कंपनी ने क्या किया, आधे शेयर ट्रांसफर कर दिए या कुछ शेयर ट्रांसफर किए और कुछ नहीं किए। तो इसको लेके कोर्ट में केस चला गया, भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, सारे ट्रांसफर करो, क्या गलती है। तो डव कंपनी का कहना है, जो सेक्शन नहीं पढ़ रहे थे बीच बीच में कि 108, 56 ये वो, आप सुनो। तो डव कंपनी का कहना है कि भाई ये जो ट्रांसफर फॉर्म लॉन्च करे गए हैं इन सभी पे एक्स के साइन होने चाहिए तभी हम ट्रांसफर करेंगे। तो कुछ में तो है और कुछ में नहीं है, कुछ फॉर्म में तो एक्स ने साइन कर रखे हैं बट कुछ में नहीं कर रखे, और जब तक एक्स साइन नहीं करेगा हम तो नहीं करेंगे। बात तो उनकी बिल्कुल सही थी। तो पर गुजरात वाली कंपनी ने कहा ये देखो भाई एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में लिखा है, ये एग्रीमेंट है इसमें लिखा है सारा कि भाई मैं एक्स हूं और मैं अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आप करो ना, ये तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सारा। तो कंपनी कहती है कि हम कैसे कर लें, क्योंकि भाई जब तक एक्स साइन नहीं करेगा हम कैसे कर ले। तो मामला कोर्ट चला गया। तो उसमें ये हुआ कि भाई ये बोल दिया कि ठीक है, कोर्ट ने बोला, लोअर कोर्ट ने बोला, अभी हाई कोर्ट नहीं गई बात, लोअर कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है जो एक्स है
उसने क्योंकि अग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो भले अब SH4 नहीं भी साइन किया है और अभी नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अग्रीमेंट तो साइन कर दिया ना, उसने डिफॉल्ट तो किया है ना। अग्रीमेंट तो गुजरात वाली कंपनी के पास है ही है, जिसमें ये लिखा है कि वो डिफॉल्ट करेगा तो ऐसा करना है, और उसमें उस अग्रीमेंट में तो उसने साइन किए हुए हैं और लिखा हुआ है कि मैं 10,000 शेयर जो है गुजरात वाली कंपनी को ट्रांसफर कर दूंगा अगर मैंने पैसे नहीं दिए, ये लिखा हुआ है। तो भाई लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है डव, आप गुजरात वाली कंपनी के नाम पे ये शेयर सारे ट्रांसफर करो, पर फिर वही बात, गुजरात वाली कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करो, बट डव जो कंपनी थी वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो और ऊपर चले गए, हायर अथॉरिटी पे चले गए। तो उन्होंने भी यही कहा, जब हायर अथॉरिटी पे गए उस समय भी डव की बात नहीं सुनी गई। ये डव कंपनी को समझाया गया कि भाई समझो कि उस बंदे ने जो सेक्शन है जिसका बार बार रेफरेंस दिया गया, सेक्शन 108 या सेक्शन 56, उसके बेसिस पे साफ साफ लिखा है कि ठीक है कि SH4 वगैरह में सब जगह साइन होना चाहिए, बट ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। अगर एक दो जगह साइन होना रह भी गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्म था उसके बेसिस पे डिसाइड करना था तो हम मना कर सकते थे। ये डव कंपनी को समझाया जा रहा है। पर अब तो एक्स ने उस फॉर्म के अलावा अग्रीमेंट पे भी लिखा हुआ है कि मैं अपने 10,000 शेयर गुजरात कंपनी को ट्रांसफर कर दूंगा अगर मैं पैसे नहीं दे पाता हूं, और ये कंपनी कह रही है कि वो पैसे नहीं दे पाए, कंपनी ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करना है चीजों को। ठीक है कि आप चीजों को देखिए समझिए, बट सिचुएशन के बेसिस पे भी आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, सिचुएशन के बेसिस पे भी बहुत सारी चीजों का आपको एक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इन सारी बात को सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने भी यही बोला था कि डव आपको करने पड़ेंगे ट्रांसफर, पर डव हायर में चला गया तो हायर कोर्ट ने भी यही बोला कि आपको करने पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यही डिसाइड हुआ कि भले कुछ साइंस अगर रह भी जाए बट कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जिससे ये प्रूव हो सके कि हाँ भाई ये इंटेंशन ये थी कि भाई ये शेयर जो है वो गुजरात के नाम पे ट्रांसफर होने थे अगर डिफॉल्ट हो जाता, और क्योंकि अब डिफॉल्ट हो गया है तो गुजरात के नाम पे ट्रांसफर होने चाहिए शेयर, यही हायर कोर्ट ने भी कहा और तब डव ने फिर उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलिए कब खत्म होगा ये क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, बट मैं उनको बताना चाहता हूँ ये आखिरी केस हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विकर्स सिस्टम। इसके बाद आप देखिए कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर केस लॉ के लिए। तो आइए विकर्स सिस्टम, अच्छा है क्या इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो विकर्स सिस्टम जो है आइए उसमें समझते हैं कि क्या लिखा है एक और केस लॉ। तो विकर्स सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस महेश पी केशवानी 1992-73 कॉम यानी कंपनी केसेस, 73 वॉल्यूम नंबर है, 317 पेज नंबर है, 1991 में डिसाइड हुआ है। CLB का ये केस है, कंपनी लॉ COMP LJ, LJ मतलब जर्नल, कंपनी लॉ जर्नल, CLJ मतलब कंपनी लॉ जर्नल, LJ लिखा है ना तो लॉ जर्नल, कॉम मतलब कंपनी, LJ मतलब लॉ जर्नल, 444 लॉ जर्नल। आप देखें इस केस की डिटेल्स के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय HUF अंडर सेक्शन 108 enables the execution of transfer deed by or on behalf of the transferor or transferee. In case of joint family, the transfer form would be executed by a holding person or in his absence by karta of the family who represent the family. The same would be true when the family is transferee. The CLB directed the company to register the shares in the name of the HUF showing Mahesh B. Keswani as the karta. देखिए हम सभी को ये बात शायद पता हो, नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि HUF भी एक तरीका है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, राइट। HUF की फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसमें हम सभी को शायद पता हो कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको कर्ता कहा जाता है। तू ही है सबका कर्ता धर्ता, यानी जो कर्ता कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। कर्ता नॉर्मली, अभी चेंजेस आ गए हैं, बट नॉर्मली द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ही होता था, बट अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं, आपकी कोर्स में तो नहीं है बट ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से फीमेल को भी बनाया जा सकता है, बट वो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। बट आपको बता रहा हूँ ये कि अपडेट्स आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर HUF के नाम पे शेयर्स जाने हैं तो कौन साइन करेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर HUF के नाम पे शेयर्स जाने हैं, HUF या तो शेयर किसी को दे रहा है या HUF किसी से शेयर ले रहा है, यानी या तो HUF ट्रांसफरर है, ट्रांसफर कर रहा है शेयर, या ट्रांसफरी है यानी उसको शेयर कोई ट्रांसफर कर रहा है, HUF को शेयर मिल रहे हैं, तो कौन फॉर्म वगैरह पे साइन करेगा। आपने कहा कर्ता कर सकता है क्योंकि कर्ता हेड ऑफ द फैमिली है, और जहां तक मैं समझता हूँ आप ये जानते होंगे कि कोपार्सिनर्स होते हैं बाकी के मेंबर्स, तो एक करता है बाकी सारे कोपार्सिनर्स हैं,
कोपासीनेस की लायबिलिटी लिमिटेड है जबकि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बहुत सारे राइट्स का भी बीच में बंटवारा होता है। तो यहाँ पे ये समझाया गया कि एचयूएफ के बिहाफ पे जैसे कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे एचयूएफ के बिहाफ पे अगर कर्ता साइन करता है सो इट इज फाइन, इट इज परफेक्टली वैलिड और यही माना जाएगा कि एचयूएफ ने ये चीज साइन करी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा एक और पार्ट अब खत्म होता है। बहुत ही जल्दी आपसे फिर से मिलने वाला हूँ मैं पार्ट नंबर 14 के साथ, बट फिलहाल ये पार्ट नंबर 13 जो हमारा है वो यहाँ पे अब कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बट फॉर वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज, बेस्ट एग्जांपल्स ऑल ओवर इंडिया for CS Executive all subjects, Shantanu Bhandari and also CS Professional. Thank you so much.